नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां उन्होंने कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री की जो अमेरिका यात्रा है वो भारत के विश्व गुरु होने के की जो यात्रा है उसकी तरफ एक और कदम है, एक बड़ा कदम है। और ये आर्थिक, सामरिक और कई दृष्टियों से उनकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर हम बात करेंगे फिनांस की, आर्थिक मामलों की। तो पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका में उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात की, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले एलन मस्क भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएम ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, अप्लाइड मटेरियल्स के गैरी डिकरसन, जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक के एच लॉरेंस कल्प जूनियर जैसे अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात की। इन सभी लोगों की नेटवर्थ मिलाकर कई लाख करोड़ रुपए है और इन सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात में ये इच्छा जाहिर की है कि वो भारत में निवेश करेंगे। अब पीएम मोदी का ये दौरा चल रहा है उसका भारत के आर्थिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और वो कैसे भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के विश्व प्रसिद्ध जानकार श्री अश्विनी महाजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, एलन मस्क ने खुद को मोदी जी का फैन बताया है और कहा है कि वो अगले साल भारत आ रहे हैं। उनकी अकेले की नेटवर्थ जो है वो लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए है। उनके भारत में जो दिलचस्पी ले रहे हैं वो इसका हमारे देश के आर्थिक भविष्य पर क्या असर दिखाई देगा? देखिए, एलन मस्क एक व्यवसायी हैं और उनका व्यवसाय चीन में भी है और बाकी स्थानों पर भी है। ट्विटर के भी वो मालिक हैं। तो चीन से अमेरिका के रिश्ते और कुल मिलाकर के पूरे पश्चिम जगत के रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर हुए हैं, कड़वे हुए हैं। तो स्वाभाविक है एलन मस्क को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई डेस्टिनेशन भी चाहिए और उसकी मार्केट के लिए भी डेस्टिनेशन चाहिए। तो व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी जितने नाम आपने बताए और भी बहुत से लोग भारत में व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, अपना निवेश करना चाहते हैं या फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं। और हम भी ऐसे में सभी लोगों का स्वागत ही करते हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये भी रियलाइज़ कीजिए कि ये लोग पहले ऐसा नहीं कहते थे। यदि आप आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो हम लोग जाते थे कि आप निवेश करिए, कहते थे। हमारे प्रधानमंत्री पूर्व के जाते थे वहाँ पर, लेकिन वो निवेश जितना वो करना चाहते थे उतना ही करते थे। जिन क्षेत्रों में करना चाहते थे उन क्षेत्रों में करते थे। आप देखिए, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं कई बार आंकड़ों का जब अध्ययन करता हूँ तो देखता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई बहुत कम आती थी और अधिकांश एफडीआई जो है वो सर्विसेज में, बाकी चीज़ों में आती थी, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आती थी। और ज़्यादातर एफपीआई बहुत आता था। हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ निवेश करना चाहते थे, यहाँ की स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते थे। अब समय बदल गया है। भारत ने कोरोना काल में भी ये सिद्ध करके दिखाया कि हम लोग दुनिया से बेहतर हैं। वी आर बेटर मैनेजर्स। कोई भी आपदा आए या जो परिस्थितियां निर्माण हुई थी चीन के कारण, चीन के द्वारा डंपिंग के कारण हमारे देश के उद्योग धंधे कम हुए थे। और 2020 से लेकर अब तक हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की प्रकल्प को आगे बढ़ाया है और 15 ऐसे उद्योगों को चिन्हित करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है और ये देख रही है कि भारत में निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारा यहाँ ये मानना है कि भारत के उद्योगपति भी इन संभावनाओं को देखें, समझें। अगर विश्व के उद्योगपति यहाँ पर आकर के निवेश करना चाहते हैं तो भारत के उद्योगपतियों को पहला न्योता है कि वो भी अपनी उस मानसिकता से बाहर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भारत में करें। जी, अश्विनी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुआ है कि भारत में लड़ाकू विमानों का इंजन यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, उसने तय किया है
एचएएल के साथ मिलके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके वो भारत में लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार करेगा। खास बात यह है कि अमेरिका ने यह समझौता नाटो देशों के साथ भी नहीं किया था, वो सिर्फ भारत को ये मौका दे रहा है। तो इसको क्या भारत के एक बढ़ते हुए जो वैश्विक उसका स्टेटा है उसका सबूत माना जाए? मतलब ये मामला क्या है? ये आर्थिक है, सामरिक है, मतलब ये सब मिला जुला के जो मोदी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, वो अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है भारत के उसमें? देखिए, मैंने अभी जो बात कही आत्मनिर्भरता की, जी। पूर्व में हम लोग समझते थे कि हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हमारे सरकारों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जो छोटा सा प्रयास हुआ पिछले लगभग 7-8 सालों में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता था। हम राइफल बना रहे हैं, हम तोप बना रहे हैं, हम मिसाइल बना रहे हैं, हम फाइटर जेट बना रहे हैं। ये सब एक उभरती हुई उस महाशक्ति का जो भारत के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। दुनिया के कई लोग, कई देश हमारे सामने अभी ऑर्डर्स दे रहे हैं कि आप हमें प्रतिरक्षा का सामान दीजिए। देखिए, एक तो वेस्ट के देश हैं, पश्चिम के देश हैं जो प्रतिरक्षा का सामान बेचते हैं, और दूसरी तरफ रूस और उसके कुछ साथी देश हैं जो प्रतिरक्षा का सामान बेचते हैं। भारत जो है सस्ते दामों पर बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकता है, चाहे वो तोप है, चाहे वो राइफल है, बाकी सब साजो सामान है। हम लोग सस्ता और बढ़िया डिफेंस की इक्विपमेंट हमारी अगर आप ये देखिए कि फाइटर जेट का पहला जो प्रयोग हुआ था, जो एक्सपेरिमेंट पहला हुआ था, वो अटल जी के समय में हुआ था, जब हमने पहली फाइटर जेट फ्लाइट जो है वो की थी। तो ऐसे में जो हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो संभावनाएं निर्माण हो रही हैं, अमेरिका और वेस्ट के देश उसको देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इन सब चीज़ों में इकोनॉमिकल तरीके से ज़्यादा सस्ता साजो सामान बना के दे सकता है। आपने बिल्कुल सही बात कही सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी कुछ दिनों पहले बेंगलोर में एरो शो हुआ था, एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ था। वहां मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा था कि भारत की खासियत है कि वो उसका जो साजो सामान है वो वैश्विक कीमतों से 20 से 30% कम होता है और क्वालिटी में उनसे बेहतर होता है। बीडीएल जो है वो आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका वगैरह बनाती है। उनका कहना था, उन्होंने सेम यही बात कही थी जो आपने कही कि सस्ता और टिकाऊ सामान बनाता है भारत, इसलिए भारत की पहचान है दुनिया भर के हथियारों के बाजार में। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितनी कंपनियां हैं, स्मॉल एमएसएमई सेक्टर में भी हैं और बड़ी कंपनियां भी हैं, हमारी सब लोगों से बातचीत होती रहती है। और उस बातचीत में हमारे ध्यान में आया कि चाहे भारत फौज की तोप हो, चाहे वो जैन टेक्नोलॉजी की राइफल्स हों, चाहे वो हमारे मिसाइल्स हों, हमारे पब्लिक सेक्टर में जो बनते हैं, एचएएल बहुत समय से हेलीकॉप्टर बना रहा है। ये तमाम चीज़ें हम अगर सब चीज़ों को मिला लें तो ऐसे दिखाई देता है कि भारत जो है सबसे सस्ता साजो सामान बनाने में सक्षम है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, पहले आपके शो पर भी मैंने ये कहा है कि हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो एक्सचेंज रेट की तुलना में 4.5 गुना ज़्यादा है। और इसी कारण से हमारा जो जीडीपी है वो $3.5 ट्रिलियन नहीं है, $13 ट्रिलियन है। तो स्वाभाविक है कि हम लोग सस्ता सामान बना सकते हैं और दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, और उस प्रतिस्पर्धा में हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। जी सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने खुद ही ये बात अभी बताई कि कुछ साल पहले तक, 10-12 साल पहले तक भारत मतलब एक मांगने वाले की भूमिका में हुआ करता था, और अब भारत आंखों में आंखें डाल के 1-to-1 बात करता है और दुनिया उसकी बात सुनती भी है। ये बदलाव का आपके पीछे क्या फैक्टर है, क्या कैटलिस्ट है, क्या प्रेरक शक्ति है इसके पीछे? देखिए, एक तो लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लीडरशिप अब दुनिया उसका लोहा मान रही है। हम्म, जो वैश्विक सर्वेज आते हैं उसमें सबसे अग्रणी श्रेणी में भारत के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। और दूसरे दूसरे जो राजनेता हैं, वैश्विक नेता हैं, वो उनके उनसे कहीं पीछे दिखाई देते हैं लोकप्रियता जी के हिसाब से। अभी भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए तो अ, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो अमेरिकन्स हों, चाहे वो भारतीय मूल के लोग हों, सब लोग जैसे एक प्रकार से एक प्रतीक्षा में थे कि हाँ, भारत के प्रधानमंत्री आएँगे, हम उनसे मिलेंगे। और ये जो नया दौर शुरू हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि भारत कई मामलों में भारत के युवाओं के कारण, भारत के वैज्ञानिकों के कारण, भारत के जो अ, जितने हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं उनके कारण और बाकी भारतीयों की मेहनत के कारण हम लोग पेमेंट सिस्टम में अगर आप देखें तो भारत का पेमेंट सिस्टम इस समय इतना प्रोग्रेस कर गया है कि अ, दुनिया भर में जितनी ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उसमें 40% भारत का हिस्सा है। जी उसी प्रकार से यदि आप सॉफ्टवेयर में क्षेत्र में देखें, चाहे वो ड्रोन्स के क्षेत्र में देखें, चाहे वो एआई के क्षेत्र में देखें, मुझे लगता है कि एलन मस्क जो है एआई से घबराए हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री या भारत के किसी राजनेता ने एआई से घबराने की कोई बात नहीं कही है। तो जी ये दिखा रहा है कि हमारे हमारे जो एक कॉन्फिडेंस है देश में कि हाँ, हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पर, टेक्नोलॉजी से हम डरते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी से रोज़गार कम हो जाएँगे ऐसा हम सोचते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम टेक्नोलॉजी जी के माध्यम से रोज़गारों को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि एआई में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अ अ, अगर हम देखें तो ड्रोन्स जो हैं, भारत की अभी ड्रोन नीति बनी और हम्म, हमने दुनिया को दिखा दिया कि ड्रोन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन के बारे में अगर हम रेगुलेशंस करते हैं, तो हम दुनिया में ड्रोन्स के मामले में उनको सप्लाई करने में सक्षम हो सकते हैं। हालाँकि अभी हम कुछ विशेष प्रकार के ड्रोन्स अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, लेकिन जी अगर इसी प्रकार से चलता रहा, तो ज़ाहिर है कि हम लोग इन सब चीज़ों को अमेरिका को भी सप्लाई करेंगे। इतिहास गवाह है अंशुमन जी कि जी एक समय था कि जब हमने आर्यभट्ट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करना था, तो हमने अमेरिका को कहा था, उनसे निवेदन किया था। आज अमेरिका की कंपनियाँ भारत के इसरो बिल्कुल को निवेदन करती हैं कि हमारे हम्म, सैटेलाइट्स अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दीजिए, और हम भी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। 104 हम्म, अंतरिक्ष की कक्षा में एक ही बार में स्थापित कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भारत की उभरती हुई ताकत है। उसके उसके सामने लोग नतमस्तक हो रहे हैं। कोई और उसमें लीडरशिप भी है, उसमें भारत के लोगों की मेहनत भी है और उसमें भारत के लोगों का कॉन्फिडेंस भी है। जी अगर पहले हम देखते थे कि भारत के लोग वहाँ जाकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे। आजकल हम्म, भारत में भी भारत के जो साइंटिस्ट हैं, हमारी कंपनियां हैं, हमारे अनन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दे आर एग्जिबिटिंग दैट कॉन्फिडेंस। जी तो देश वही है, लोग वही है, भूगोल वही है, बस नेतृत्व की जो जो है जिसके हाथ में, उसने भारत को में लोहा भर दिया है, भारत को एक एनर्जेटिक बना दिया है, ऊर्जा भर दी है, जो कि भारत के बढ़ते हुए कद का कारण बनती जा रही है। जो मेरा मानना है, वैसे अश्विनी जी ने और बहुत सारी बातें बताई हैं, अहम बातें बताई हैं, और भारत के उज्जवल भविष्य का खाका उन्होंने खींचा है। तो एक हम यहाँ अपने पर मैं दर्शकों और बात कहना चाहता हूँ अंशुमन जी, जी एक मिनट में, कि देखिए हर उस किसी समय कहा जाता था कि अगर आपको मध्यस्थता करनी है तो किसको ढूंढें मध्यस्थता के लिए। अमेरिका को की तरफ इशारा होता था कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करके युद्ध को टाल सकता है, वगैरह वगैरह। जी आजकल आजकल वो विषय ही समाप्त हो गया है। और दुनिया और अमेरिका समेत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका से अलग कोई दुनिया, अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस समय इस बात की को लेकर के आशान्वित हैं कि अगर
रूस यूक्रेन के बीच में ये युद्ध है, जो नाटो जी, के इन सब कारणों से अगर हो रहा है, तो जी। उसकी अगर मध्यस्थता कोई कर सकता है, तो वो भारत कर सकता है और भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है। तो ये एक बदलाव हम हुँ। दुनिया में देख रहे हैं, और वो हमारे कहने से नहीं है, दुनिया जो कह रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सर, आपने जो बात बताई, उसके भी तार जाके नेतृत्व से ही जुड़ते हैं कि उन्होंने भारत को इतने स्ट्रेंथन कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि पूरी दुनिया को लगता है कि उम्मीद की किरण अगर कहीं है, तो भारत के नेतृत्व में है, मोदी जी के नेतृत्व में है। यही वजह है कि भारत हर मोर्चे पे, सामरिक हो, आर्थिक हो, हर मोर्चे पे आगे बढ़ता जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में एक हम विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित देखेंगे। तो आज की चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, उदय इंडिया के दर्शकों से बात करते रहें, अपने उनका ज्ञानवर्धन करते रहें। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।